हिंदी की साहित्यिक कहानियों के संकलन से आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी तीसरी हथेली। तो शुरू करें उनकी लिखी कहानी तीसरी हथेली। इतनी देर हो जाने से उसे लगा कि आज वो नहीं आएगी। उसने घड़ी देखी, निश्चित समय से पौन घंटा ऊपर हो गया था। साधारणतया ऐसा नहीं होता था। वे दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारी पर समय से पहुंचते हैं। अक्सर जाने का कोई कारण या इच्छा नहीं भी हुई तो भी क्या ये महज आदतन था? वो भी कुछ उत्साह से भरी हुई हो ऐसा नहीं था। आज आ सकती हो? आ सकती हूँ, बिना किसी सोच या हिचक के वो जवाब देती है। अब अक्सर जवाब इतना सपाट होता है कि वाक्य को पलटने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो फिर वो हवा में लटका रहता है। जगह बता दूँ? तुम ही क्यों नहीं बता देती? तुम्हें कहाँ सुविधा है? वो थोड़ा खींच कर कहता है। मुझे सब किसी जगह भी सुविधा है। उसकी आवाज़ इतनी निरुद्वेग है कि ठंडेपन का एहसास देती है। इन शब्दों से वो व्याख्या कतई नहीं की जा सकती कि वो उससे कहीं भी कभी भी मिलने आ सकती है, कोई भी पहाड़ काट कर। इधर जनपद की तरफ आ सकोगी? आ सकूंगी। या कहीं और जहाँ तुम्हें ठीक लगता हो? जनपद आ जाऊंगी। कहाँ आना है? एम्पोरियम के सामने मिल जाना। क्यों, ठीक रहेगा? कितने बजे? 5, 5:30 तक। जितने बजे भी ठीक बता दो। 5:30। ठीक है, कहकर वो फ़ोन रख देती है। इधर वो उससे लगातार पूछता रहता है कि क्या उसे अपने ऑफिस में आसपास के लोगों के कारण फ़ोन पर खुलकर बातचीत करने में दिक्कत है। नहीं, नोबडी केयर्स, नो प्रॉब्लम। वो कुछ प्रॉब्लम बता देती तो उस ठंडेपन को समझ जाने का कोई कारण मिल जाता, परंतु प्रॉब्लम नहीं है। यही तो मुख्य प्रॉब्लम है। किसी कारण के बिना उनके बीच होते इस अनाम परिवर्तन को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। 1 घंटे से ऊपर हो गया। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। पास वाली पुस्तकों की दुकान में घुस गया। पुस्तकों से उसकी लंबी साझेदारी रही है। वो उसे सदा आमंत्रित करती लगती हैं, इसीलिए डरता है ये उनसे। यह आमंत्रण कभी इतना हावी ना हो जाए कि उसे अपनी लपेट में ले ले, और किसी लपेट में वो फंसना नहीं चाहता नंदिता के सिवा। अधिकार, उग्र अधिकार, पाना या देना अच्छा लगता है उसे। नंदी जब से मिली है उसे ही सोचना जीना चाहता है वो। नंदी ने कैसी चुटकी ली थी उस दिन, चाहे अनचाहे। श्रीमती जी के साथ रहते क्या ये नहीं लगता तुम्हें कि उन्हें ही सोचना जीना चाहते हो? मेरी ज़रूरत फिर कैसे पड़ी? तुम्हारे अपने सिद्धांत के विरुद्ध हुई ना बात। उन दिनों वो खुलकर पूरे अधिकार से कह लिया करती थी ऐसी बातें, कुछ भी कैसी भी। उसे नाराज़ कर देने का डर मन में नहीं रहता था। यूं नाराज़ तो वो न तब होता था न अब होता है, फिर भी पता नहीं क्यों। किताबें पलटते हुए उसे ध्यान आया कि वो उसे बाहर खड़ा न पाकर कहीं लौट न जाए। मन के एक हिस्से को मालूम था कि ये भय निर्मूल है, परंतु आशंका नहीं मिटी। पुस्तक उसने रैक पर रख दी और बाहर निकल आया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। जब वो ऑफिस से चला था तो आकाश साफ था। उसे लगा कि अगर पानी बरसने लगा तो उसे आने में दिक्कत होगी। ऑफिस छूटने के समय पर रिक्शे यूँ भी देर से मिलते हैं, और पानी बरसने लगे तब तो और भी मुश्किल। क्यों वो उसे स्वयं साथ लेता हुआ नहीं आया? क्यों उसकी सुविधाओं की ओर से उदासीन होता जा रहा है वो? सड़क के एक किनारे पर खड़े होकर वो इधर उधर देखने लगा, परंतु एक जगह पर देर तक खड़े रहना उसे असुविधाजनक लगने लगा, जैसे हर कोई उसके प्रतीक्षा करते होने की बात पर ध्यान दे रहा है। फुटपाथ पर खड़े होकर उसने 10 पैसे देकर इवनिंग न्यूज़ खरीदा और उसे उलटने पुलटने लगा। श्री चौहान ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल बना सकने की अपनी असमर्थता से अवगत कराया। असमर्थता से अवगत कराना कितना अच्छा होता है, ऐसा कर पाना कितनी स्वतंत्रता देने वाला। परंतु ऐसा हो पाता है क्या? क्यों करता है ऐसा व्यक्ति? टुकड़ों को हाथ में रखे रहने के भुलावे से खुश रहता है, वस्तु के टूट जाने की स्थिति से त्रस्त नहीं होता। एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसने जल्दी से पेपर समेट लिया, जैसे वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस प्रतीक्षा कर रहा था। रिक्शे से जो पैर बाहर निकला वो किसी पैंटधारी का था। उदासीनता से वो आगे टहल गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कह देने पर वो ना आई हो। इच्छा उत्साह ना भी रहा हो तो भी आई है।
अपनी अनिच्छा को उसने कभी इस तरह प्रकट नहीं किया। बस आ गई है, चुप रहे या बोले, खुश हो या नाखुश, आ जाती है बिना प्रतिकार या उज्र के। ऐसे में अचानक लगने लगता है जैसे हाथ में भीगा हुआ दस्ताना पहना हुआ हो। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। धुआं अंदर ऐसे उतरा जैसे किसी खाली कोष्ठ में धुंध भर गई हो। उसने इधर उधर देखा। पास में ही एक खोमचे वाला आलू कचालू की चाट बेच रहा था। दूसरी तरफ छोले भटूरे की परिचित गंध उठ रही थी। भूखा होने के बावजूद अभी तक उसका ध्यान उधर नहीं गया था, शायद ये सोचकर कि रेस्तरां में बैठते ही खाना आवश्यक हो जाएगा। भूख की बात सोचते उसकी भूख भड़क आई और मुंह अतिरिक्त गीला होने लगा। उसके मन में आया कि वो एक पत्ता चाट बनवा कर खा ले, पर पता नहीं क्यों उसे लगा कि चाट खाने और उसके आने का क्षण जरूर एक ही होगा। वो प्रतीक्षा करता हुआ नहीं दिखेगा। कितनी भद्दी लगेगी ये उतावली। यूँ देखा जाए तो हर किसी की भूख, हर किसी की अपनी ज़रूरत है, नितांत अपनी। नंदी अक्सर उससे कहने लगी है, अपनी भूख प्यास अपनी ही रहती है, बांट लेने का गुमान हो जाता है अक्सर। कभी देर तक बना रहता है, कभी जल्दी टूट जाता है। क्या अनुभवियों जैसी बातें कर रही हो? वो तिक्तता से कहता है, मुझे तुम्हारा अनुभवी होना अच्छा नहीं लगता। लगता तो मुझे भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे अनुभवी होने को कुछ नहीं कहती। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे अनुभवों को नहीं। उसकी आंखों में छेड़छाड़ नहीं, बहुत गहरी उदासी होती है। वो बात बदल देता है। एक मैली सी लज्जा भी आती है उसे। नंदी है कि अब इन बातों को दूर तक नहीं खींचती, सोचती जो कुछ भी रहती हो। कभी उसके घर की बात चलाओ तो कहेगी, उस नरक में तो रहना ही है, इन घड़ियों को उस याददाश्त से काला क्यों कर रहे हो। शुरू शुरू में अपने घर की बातों पर वो उसके कंधे से लग कर रो दिया करती थी। वो उस समय किसी बाग में बेंच पर बैठे हुआ करते थे। वो उसे बाहों में घेर कर चूमता तो कहती, तुम्हारे पास आकर जी जाती हूँ, मेरे मन की क्लाइमेट ही बदल जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूं? कैसे हो सकता है? जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया था। यद्यपि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ उसके मुंह से निकले, और कुछ नहीं तो वो उसे ऐसा कर सकने का दिलासा तो दे ही सकता था। ऐसे दिलासों में जान नहीं होती, ये उसे कहना नहीं पड़ा था। उसकी बाहों की जकड़ ने ये बात वैसे ही स्पष्ट कर दी थी। हाँ, नहीं हो सकता। एक गहरे उच्छ्वास से वो उस जकड़ से स्वयं अलग हो गई थी। तुम्हारा अपना एक घर है, मुझे क्यों भूल जाना चाहिए? उस क्षण वो बिल्कुल समझ ना सका कि वो उसे ज़्यादा महत्व दे रही है या घर को। स्त्री को शायद सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक घर चाहिए होता है। इसके बाद से वो काफ़ी कुछ अपने घेरे में स्थिर होती गई थी। बहुत इसरार नहीं। कभी घर की बात चल जाए तो कहेगी, क्यों पूछते हो बार बार, वहाँ क्या बदलने वाला है, या कहीं भी कुछ भी क्यों बदलेगा। बदलने के लिए हिम्मत चाहिए जो मैं तुम में पैदा नहीं कर सकती। आगे कुछ कहना चाहते हुए भी रुक जाती है वो। उसने अचानक ध्यान दिया कि अपनी धुन में टहलता टहलता वो काफ़ी आगे निकल आया है, जनपद को समाप्त करते चौराहे तक। बादलों ने आकाश को गहरा घेर लिया और बूंदाबांदी की जगह मूसलाधार पानी बरसने लगा। देखते देखते सड़कें खाली हो गईं। लोग इधर उधर फुटपाथों पर सिमट गए। ऐसे में फुटपाथ के साथ सिमटते सिमटते जाना, सबकी दृष्टियों के सामने से गुजरना, ऐसी उतावली में जैसे वो ही है जिसे कोई ज़रूरी काम है, बाकी सब तो सब कुछ स्थगित करके बारिश के थमने का इंतज़ार कर सकते हैं। पहले तो उसके जी में आया कि वो कतार की भीड़ में छिपा खड़ा रहे, वो उसे ढूंढती फिरे, परेशान हो तो उसे अच्छा लगे। परंतु न जाने क्यों ये विश्वास उसे नहीं हुआ कि वो उसे वहाँ न पाकर प्रतीक्षा करती खड़ी रहेगी। इधर कुछ समय से उखड़ी उखड़ी रहती है। पिछली बार पिक्चर गए थे तो बीच में उठ आने को व्यग्र हो आई थी। चलो बाहर चलें, यहाँ बेमतलब बैठे हम बेवकूफ़ों की तरह दूसरों का तमाशा देख रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई थी और अंधेरे को चीरती हुई बाहर चली आई थी। वो एकदम कुछ न समझ सका, सिवाय इसके कि उठकर चले आने के पहले के क्षण उसके लिए बहुत घुटन के रहे होंगे। बाहर आकर कैफ़े के काउंटर पर एक गिलास पानी पीकर वो सीढ़ियाँ उतरते उतरते बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता अब हमारे लिए एक दूसरे की ज़रूरत कम हो गई है? तभी ना साथ होकर भी हम दूसरों के तमाशे देखते रहते हैं। ऐसा ना हुआ होता तो हम एक दूसरे के सामने बैठकर जीने की ताकत न बटोरते। वो एकदम गंभीर और अपनी धुन में थी। वो कुछ क्षणों के लिए विमूढ़ हो गया।
एकदम रिक्त। और कोई क्षण होता तो उसे बहुत जोर से झिड़कता, पर ऐसी उग्र प्रतिक्रिया उसके मन में नहीं उपजी। कुछ सोचकर बोला, हमेशा बेढंगी बातें ही तुम्हारे दिमाग में क्यों आती हैं? तुम्हें बेढंगी लगती हैं ये बातें? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि खतरे अपने ही भीतर से उठ रहे हैं। उसके बाद वो उखड़ी रही थी। कभी कभी उसे अचानक लगने लगता है कि वो नंदी के दिमाग का गणित भूल गया है। उसके उखड़ने संभलने के बिंदु पर हाथ नहीं रख पाता। सामने तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह दूर होते जाने का एहसास देती है वो। क्यों नहीं आगे लपक कर अधिकार से उसे थाम लेता? जानता है उसे अच्छा लगेगा, आश्वस्त होगी, फिर ऐसा क्यों नहीं कर पाता वो? कोई भविष्य उसकी मुट्ठी में नहीं थमा पाता है क्या? इसीलिए किसी स्त्री को शायद ये समझा पाना कठिन होता है कि क्षण कीमती है अपने आप में, वर्तमान या भविष्य के आकार के बिना भी। पूरा जीने की ये चौंध कीमती है। क्या जरूरी है कि वो घर और अधिकार की चौखटों में ही मिले? पर स्त्री के लिए प्यार एक घर होता है, एक समाज, एक संरक्षण, बच्चों से चहकता महकता एक आंगन। इस समीकरण का क्या करे वो? पानी तेजी से बरसने लग गया। अब तो बिजली भी चमकने लगी। अंधेरा सा उतरने लगा। वो तो बरसाती लेकर घर से नहीं चला था। एकदम खुला सा दिन था आज सुबह। जहाँ वो आकर खड़ा हुआ वहाँ घड़ियों की एक दुकान थी। उसके मन में आया, इस खाली समय में क्यों ना घड़ी का फीता ही बदलवा लिया जाए। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी के फीते को थोड़ा खींच कर देखा। आज नहीं तो कल उसे शीघ्र बदल देना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में घड़ी गिर सकती है। ये सोचकर दुकान में घुस गया। काउंटर पर पहले से 2-3 आदमी खड़े थे। एक किसी बात पर मालिक से उलझ रहा था। जो स्थगित हो सकता है, जैसे इस फीते का 1 सप्ताह का जीवन, उसे अभी इस समय कर डालना उसे एक विशेष प्रकार का अपव्यय लगा। साथ ही लगा, कितनी सावधानी, किसी संभाल की ज़रूरत होती है कमज़ोर चीज़ों को साधने के लिए, वो चाहे वस्तुएं हों या संबंध। ये संभाल कभी कभी सुख से अधिक उत्तरदायित्व का एहसास देने लगती है। उसने हाथ से घड़ी उतारकर काउंटर पर खड़े आदमी के हवाले करते हुए कहा, साहब जरा जल्दी है, और दुकान के प्रवेश द्वार पर आकर बाहर देखने लगा। क्या इसी निर्लिप्तता से अपने बीच कमज़ोर हो गए हर सूत्र को तोड़कर पुनर्जीवित करने का साहस पा सकता है वो? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों हर क्षण का सामना अपने उत्कट वर्तमान में नहीं हो पाता? घड़ी का फीता जब नया था, नया था। अब पुराना है तो पुराना है, और पुरानी चीज़ों के प्रति वही लगाव महसूस नहीं हो पाता। ये बात कपड़ों पर, वस्तुओं पर लागू की जाती है तो इतनी बुरी नहीं लगती। व्यक्तियों, संबंधों पर चिपका देने पर इतनी अरुचिकर या क्षुद्र लगने लगती है। क्यों व्यक्तियों या संबंधों को जड़ता के नियम के हवाले करके हम अधिक खुश रहते हैं? एक क्षण उसके जी में आया कि आज नंदी आए तो वो उससे कह दे खुलकर कि इस तरह कमज़ोर हो गई चीज़ों के संभाल के तनाव से अच्छी है मुक्ति। मुक्ति नहीं, 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 ऐसी कोई पहल वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस कारण से की गई पहल के तर्क को वो कभी समझा नहीं पाएगा। लीजिए साहब, दुकान वाले ने उसका ध्यान चीर दिया। उसने मुड़कर पैसे दिए और बाहर निकल आया। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि बाहर आते ही उसका नंदी से साक्षात्कार हो जाएगा। दुकान की सीढ़ियाँ उतरते ही उसने व्यस्त नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। अधैर्य का एक क्षुब्ध गुबार उसके भीतर उठा। क्यों ना घर वापस चला जाए, उसने अपने आप को सुझाया। इस सुझाव से उसे हल्की सी खुशी हुई। ये सोचना उसे अच्छा सा लगा कि वो आएगी और उसे न पाकर परेशान होगी। शायद ये सोचकर ना भी आए कि वो अब तक वापस चला गया होगा। उसे अचानक अपना वहाँ खड़ा रहना मूर्खतापूर्ण लगने लगा। जेब से स्कूटर की चाबी निकालकर वो हाथ में घुमाता फिराता रहा। सोचा बारिश कुछ थम जाए तो लौटा जाए। लौटने के विचार से उसे तसल्ली जरूर हुई, परंतु प्रतीक्षा खीज में बदलने लगी। कल फ़ोन आएगा सुबह सुबह, ये कारण था या वो कारण था, वो साफ कह देगा। पर क्या कह देगा? असल में वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। कोई बात नहीं कहकर अपनी उदारता का एक और फंदा उस पर फेंकेगा और 1 इंच और उसे अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेगा। कब्जे की बात कभी उससे करो तो कहेगी, अब कब्जा कहाँ, अब एक दूसरे के होने से मन की क्लाइमेट नहीं बदलती। एक दूसरे के बजाय अपने अपने बारे में अधिक सोचते हैं हम दोनों। अपने अपने बारे में सोचते हैं
तो दूसरे के बारे में सोचते होने का नाटक करने की ज़रूरत क्या है। आज एकदम ऐसा कुछ कह देगा वो नंदी से। एक नया सा स्फुरण स्वतंत्रता उसने अपने भीतर महसूस की। उसे लगा वो अभी आ जाए इसी समय। कह सकने का साहस महसूस कर पाने के क्षण तो अच्छा है। कल तक तो एक और नपुंसक दिन बीच से गुजर चुकेगा और तनाव का ये इलास्टिक अपनी जगह वापस आ चुकेगा। फिर कुछ नहीं कहा जा सकेगा। परंतु वो वहाँ कहीं नहीं थी। अचानक उसे याद आया कि एकाध बार जब भी वो नहीं आ पाई है, उसके मूल में एक ही स्थिति रही है, उसके विवाह का प्रसंग। कुछ लोगों के उसे देखने आने की बात थी। शायद आज भी यही बात हो, ज़रूर यही बात होगी। मेरे फ़ोन के बाद उसके पिता का फ़ोन आया होगा और वो मीठे नमकीन के पैकेट से लदी फंदी घर पहुंची होगी। क्यों वो अब तक इस छोटी सी बात का अनुमान नहीं लगा पाया। अब शायद वो नहीं आएगी। कल सीधे सपाट शब्दों में उसे बताएगी कि कैसे बिना किसी हिचक के उसने सामने वाले को ना कह दिया है। 4 दीवारों वाले घर की ऐसी उत्कट इच्छा और बार बार ऐसी विवेकहीन ना। क्यों बार बार कह देती हो ना। घर भी चाहती हो और अपनी ज़िंदगी बिगाड़ने पर पड़ी हो। सवाल तो मेरी ज़िंदगी का ही है ना। तुम तो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। बात मेरे मूवमेंट की है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं या चल पड़ूं, तय मुझे ही करना है। तो मैं जब भी करूं। और वो कभी तय नहीं करती। शायद वो भी उस पर अपनी उदारता का फंदा डाले रखना चाहती है कि उसके कारण उसी जगह पर वो उसके साथ खड़ी है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर रही अपनी इच्छा होने के बावजूद। वो स्वयं ही क्यों नहीं कह देता उसे ना। क्यों पहल नहीं करता, क्यों निर्णय नहीं लेता। यदि वो ऐसा कर दे तो अपने पिता द्वारा सुझाए किसी भी संबंध को वो स्वीकार कर लेगी, चुन लेगी वो दीवारों वाला घर। लगा पहल वो किसी भी दृष्टिकोण से करे, इस आरोप से बच नहीं सकता कि हाथ खींचने की पहल उसने की। जताना वो भी नहीं चाहती कि हाथ उसने खींचे हैं, इस बात को जताना वो भी नहीं चाहता। छद्म मुरवतों लिहाजों के फंदे डालकर आपसी तनाव से पैदा हुए संतुलन में वे दोनों एक दूसरे को इसी तरह कायम रखना चाहते हैं। शायद कुछ अतिरिक्त तेजी से वो फुटपाथ पर चहलकदमी करने लगा। प्रतीक्षा करते होने की बात उसके ध्यान से उतरने लगी। दुकानों के दरवाजे धड़ाम धड़ाम गिरने लगे तो उसे अपने आप का भान हुआ। होगा ये कि वे दोनों शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अतीत के प्रगाढ़ दिनों की स्मृतियों को सामने रखकर आज के बदरंग यथार्थ की तुलना कर कर के रोएंगे, टूटेंगे, ठंडे होंगे। ये ठंडा होना एक दिन पूरा हो जाएगा अपने आप, निर्णय के बिना, पहल के बिना, अनिष्ठा के आरोप के बिना। दोनों अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े रहेंगे, साफ बच जाएंगे। समय को कोसेंगे जिसने उन दोनों की हथेलियों के बीच इस समय अपनी हथेली अटा दी है। ऐसी भीगी बरसात में समय की छतरी के नीचे उसने क्षण भर अपने को सुरक्षित महसूस किया, एकदम निर्द्वंद। किताबों की दुकान अभी बंद नहीं हुई थी। वो उसमें घुस गया, एक पुस्तक खरीदी, फिर 2 पत्ते चाट लगवा कर खाए। बस अब उसे घर जाना था। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी तीसरी हथेली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।